दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। इमरान खान की लिखी हुई किताब मैं और मेरा पाकिस्तान, इसका उर्दू में तर्जुमा अंग्रेजी से किया है जनाब हारून रशीद साहब ने। पिछली पॉडकास्ट में आपसे बात की थी, नए बाब का शुरुआत हुई थी और उसका उन्वान था शादी खाना आबादी। पिछले पॉडकास्ट में बताया था कि इमरान खान लिख रहे थे कि जब उनकी शादी जमाइमा खान से हुई तो किस तरह से मुख्तलिफ अखबारात ने और मीडिया के लोगों ने बातें की, यहाँ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि वहाँ इंग्लैंड में भी। ख़ास तौर पे जिस तरीके से जमाइमा को वार्न किया गया कि तुम पाकिस्तान जा रही हो, तो जो जैसा कि बाहर के मुल्कों में पाकिस्तान का इमेज है जो बहुत कम ही अच्छा रहा है, तो लिहाजा वो उस अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उसको डरा रहे थे। उसी के बारे में आगे लिखते हैं इमरान खान। चकरा देने वाले इन अखबारी तबसरों का एक मस्बत पहलू भी सामने आया। गुस्से में भरे मुसलमानों ने रद्द अमल में इस्लामी नुक्ता नज़र वाज़े कर दिया, मगरबी मीडिया जिससे वाकफी न था। बरतानिया में जमाइमा को उन खबरों से एहसास दिलाने की जो कोशिश हुई, उनका लुब्बे-लबाब ये था, तुम बहुत ही कम उम्र और मासूम हो, इस बात को तुम समझ नहीं पा रही कि एक उधेड़ उम्र शख्स ने दौलत की खातिर बरगला कर इस मुल्क में ले जाएगा यहाँ ख़वातीन को लौंडियां बनाकर रखा जाता है। इस बात पर मुझे कोई हैरत न थी कि शादी का सबब गोल्डस्मिथ खानदान की दौलत को करार दिया गया। यही इल्ज़ाम कायदे-आज़म पर भी लगाया गया। उन्होंने खुद से 20 बरस कम उम्र पारसी लड़की से शादी की। रत्ती बाई ने इस्लाम कबूल कर लिया था। मादी ज़हनियत रखने वाले इसके सिवा सोच भी क्या सकते। मेरे ख्याल में जमाइमा के साथ ये बहुत बड़ी ज़्यादती थी। ये उसकी जहानत के साथ खुली नाइंसाफ़ी और परले दर्जे की बदतमीजी थी। ऐसी घटिया अखबारी मुहिम का सामना करने के लिए किरदार की गैर मामूली कुव्वत दरकार होती है, बिलखसूस ऐसी सूरत में जब वो इस तरह की दखल अंदाजी से पाक जिंदगी गुजारती आई थी। उसके लिए ये एक कड़ी आजमाइश थी। इस इम्तहान में वो सुरखरू रही। मैंने जमाइमा की मदद की, इस्लाम के बारे में किताबों का इंतखाब करने में उसके साथ मिलकर फरोख फिक्र करता रहा। मैंने कभी अपने नज़रियात उस पर मुसल्लत करने की कोशिश न की। मुझे वो वक्त याद आता जब माँ मुझे बाअमल मुसलमान बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया करती। उनसे शदीद मोहब्बत के बावजूद वो अपने मकसद में कामयाब न हो सकी। ये काम बाद में मियाँ बशीर ने किया। उनके अलम ने मुझे फतह कर लिया। उन्होंने कभी किसी चीज़ के लिए पाबंद न किया। खुद अपने बलबूते पर सच्चाई तक पहुँचने के लिए वो मेरी हौसला अफजाई करते रहे। पाकिस्तान पहुँचने पर जमाइमा का शानदार इस्तकबाल हुआ। गैर मुल्की पाकिस्तान में मकामी रस्म व रिवाज को मलहूस रखें तो उन्हें बहुत इज्जत और प्यार मिलता है। इसके बरक्स तो सिर्फ 9/11 के बाद हुआ, जब खैबर पख्तूनख्वा में ड्रोन हमले शुरू हुए। फिर अमेरिका के अलावा मगरबी ममालिक के खिलाफ भी जज्बात भड़क उठे। हमारी मगरब ज़दा अशराफिया के बाज़ लोगों ने हमारी शादी के फौरन बाद जमाइमा के साथ सर्द मोहरी का रवैया अपनाया, लेकिन जब उन्होंने उसे समझ लिया तो उनका तर्ज अमल भी खुशगवार होता गया। सर्द मोहरी का सबब ये था कि वो मगरब के बहुत ही मुमताज़ ख़ानदान से आई थी। उसके सामने बाज़ लोग खुद को कमतर महसूस करते। अब पाकिस्तानी मुआशरे में इनका एहसास बर्तरी इसी एक बात का मरहून मिन्नत तो था कि लोगों में मगरब ज़दा के तौर पर पहचाने जाएं। वो इस मुमताज़ मगरबी लड़की के सामने इब्तदा में एक परेशान कुन सूरत हाल से दो चार रहे। जमाइमा के लिए एक बात सबसे ज़्यादा तकलीफ दे थी। ये सियासी पार्टियों के ईमा पर इसके खिलाफ पाकिस्तानी अखबारात का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा था। कम से कम मेरे साथ आज भी बाज़ अखबार नवीसों और नाम नहाद दानिश्वरों और लीडरों का तर्ज अमल यही है कि वो मेरे मकान की कीमत 120 अरब बताते हैं। कभी ये दावा करते हैं कि मैंने परवेज़ मुशर्रफ से समझौता कर लिया है। कभी वो मुझे पाकिस्तानी फ़ौज का खुफिया हामी बनाकर पेश करते हैं, जिसके सवात और वज़ीरिस्तान में इक़दामात की मुझसे बढ़कर किसी लीडर ने मुखालफत न की और अब भी कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी इन्हीं इल्ज़ामात की किरदार है। इन किरदार कुशी करने वालों में से बाज़ मुखालिफ सियासी पार्टियों के तनख्वाहदार हैं। अभी मैं सियासत में आया नहीं था, इसके बावजूद कैंसर हस्पताल से हासिल मकबूलियत के बायस सियासतदान मुझे एक खतरा समझते हैं। मीडिया में मौजूद हुकूमत के वर्दा लोगों ने मेरी शादी को तहूनियों की साजिश करार दिया कि वो जमाइमा के जरिए पाकिस्तान पर कब्जा करने का इरादा रखते हैं। हकीकत में वो यहूदी नहीं, इस बात में कोई शक नहीं कि उसे बैप्टिमाइज किया गया है। ये उर्दू में लिखा हुआ है जो बैप्टिज्म जो है
اس لیے بتانا ضروری ہے کہ جو بیپٹزم کرتے ہیں کرسچن وغیرہ بچے کی، اس کے بارے میں لکھا ہے۔ اور اس طرح ایک پروٹیسٹنٹ عیسائی کے طور پر اس کی توثیق کی گئی۔ جمائمہ کے والد جمی گولڈ سمتھ کباب ایک یہودی تھا اور ماں فرانس کی کیتھولک عیسائی تھی، لیکن اس کی تربیت ایک غیر مذہبی، سیکولر اور بے خدا ماحول میں ہوئی۔ اس معاندانہ مہم نے اس وقت اور زور پکڑا جب اپنی شادی کے ایک برس بعد میں نے سیاسی پارٹی کا اعلان کر دیا۔ جب میں نے جمائمہ سے شادی کی تب مجھے سیاسی پارٹی بنانے کا خیال دور دور تک نہ تھا۔ تیزی سے ربع زوال پاکستان کو دیکھ کر مجھے تشویش گھیر لیتی، چنانچہ میں کسی طرح کی سیاسی تحریک کا حصہ بننے کے امکان پر سنجیدگی سے غور و فکر کرتا رہتا۔ ایک عرصے تک مجھے یہ امید رہی کہ میرے جاننے والے لوگ شاید کوئی پارٹی بنا لیں۔ میں سوچتا کہ تب میں اس کی حمایت میں سینہ سپر ہو جاؤں گا۔ آخرکار یہ واضح ہوا کہ ان لوگوں کے پاس نہ تو اتنے مالی وسائل ہیں اور نہ ہی انہیں ملکی سطح پر عوامی حمایت حاصل۔ ان سے یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ پہلے سے موجود اور مضبوط سیاسی پارٹیوں مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کو چیلنج کر سکیں۔ معلوم ہوا کہ میرے لیے یہ راستہ بند پڑا ہے۔ میں نے ملک کی مذہبی جماعتوں میں سے کسی کی حمایت کے امکان کا جائزہ بھی لیا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ فلاں جماعت کے لوگوں کا دین کے بارے میں وہی نقطۂ نظر ہوگا جو میرا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ آشکار ہوا کہ ان جماعتوں میں بعض لوگ ایسے ضرور ہیں جو ایمان کی حقیقت پر قائم ہیں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ اس نے اسلام کی محض مولمہ کاری کر رکھی ہے۔ ان میں زیادہ تر ایسے تھے جو نسلی اور علاقائی بنیادوں پر سیاست کرنے والوں کی طرح مذہب کو زینہ بنا کر اقتدار حاصل کرنے کے آرزومند تھے۔ یہ لوگ بھی اتنے ہی مادہ پرست ہیں جتنا کوئی دوسرا سیاستدان۔ جو سیاسی جماعتوں، خاص طور پر مذہبی پارٹیوں کو میں زیادہ گہرائی سے جاننے لگا، مجھ پر یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ علم اور حکمت سے خالی ایمان صرف متعصب افراد پیدا کرتا ہے۔ وہ رحم دلی اور برداشت کے اوصاف سے خالی ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم کے قلم کی سیاہی کو شہید کے خون سے افضل کہا تھا۔ اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں کہ عوام الیکشن میں مذہبی جماعتوں کو مسترد کر دیتے ہیں۔ وہ 19% سے زیادہ سیٹیں کبھی نہ جیت پائے۔ اب ان کے ووٹوں کی شرح اور بھی کم ہو چکی۔ غیر ملکیوں کے لیے یہ ایک چکرا کر رکھ دینے والی حقیقت ہے کہ پاکستان کے لوگ اسلام کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، لیکن وہ ملک کی باغ ڈور مذہبی جماعتوں کے سپرد کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ شادی سے اٹھنے والے ہنگامے کی گرد چھٹی تو پھر ایک مرتبہ میں نے سیاسی لوگوں سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا۔ ان لوگوں کے ساتھ میں نے اس موضوع پر طویل بحث کی کہ پاکستان کو سیاسی مافیا سے نجات کس طرح دلائی جا سکتی ہے۔ مافیا کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ یہ دونوں بڑی پارٹیاں جمہوریت کے لبادے میں اپنی اپنی باری پر ملک کو لوٹنے میں مصروف ہیں۔ مجھے اس حقیقت نے دہلا کر رکھ دیا کہ حکمران طبقات نے اس ملک کی دولت اور وسائل کو کس بے دردی سے نوچ کھایا ہے۔ ہوس کی کوئی انتہا نہیں۔ دوسری جانب پاکستانی عوام کی زندہ دلی اور سخاوت نے مجھے متاثر کیا۔ ان اوصاف کا مظاہرہ میں نے شوکت خانم ہسپتال میں بھی دیکھا۔ خوشگوار توجہ کے ساتھ میں نے محسوس کرنا شروع کیا کہ سمندر پار پاکستانی اس قدر باصلاحیت ہیں، مشکل ترین کام کو آسان بنا لینے کی کیسی قابلیت ان میں پائی جاتی ہے۔ ان میں سے زیادہ تر ایسے ہیں کہ مواقع میسر آ سکیں تو وہ اپنے منتخب کردہ میدان میں بڑی سے بڑی کامیابی حاصل کر کے رہتے ہیں۔ میں یہ پوچھتا، اگر ہم نے ملک میں ایک ایسا نظام نافذ کیا ہوتا جس میں صلاحیت کا صلہ ملتا تو پاکستان نے کیا کچھ نہ حاصل کر لیا ہوتا۔ آخرکار میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس نظام کو بدلنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ میں اب خود سیاست میں حصہ لوں۔ مگر ایک مسئلہ پریشان کن تھا، اگر میں سیاسی جماعت قائم کروں تو پارٹی کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے؟ پاکستان کی سیاست اسی لیے تو چند گھرانوں کی لونڈی بن کر رہ گئی۔ اکثریت کے پاس سیاست میں حصہ لینے کے لیے پیسہ ہے اور نہ ہی وقت۔ اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو 1970 کے الیکشن میں ایک تحریک پیدا کر کے عوامی امنگوں کے مرکز بن گئے تھے۔ بڑے بڑے سیاسی خاندانوں سے تعلق رکھنے والے امیدوار ایسے معمولی لوگوں سے شکست کھا گئے جن کا سیاسی پس منظر کوئی نہ تھا۔ اس اعتبار سے بھٹو خوش قسمت رہے کہ اس دور میں سیاست پیسے کا کھیل نہ تھی۔ جنرل ضیاء الحق کے غیر جماعتی انتخابات کے بعد ہماری سیاست میں روپے کا عمل دخل بہت زیادہ ہو گیا۔ بھٹو کو 3 اور آسانیاں بھی حاصل تھیں۔ پہلی بات یہ کہ فیلڈ مارشل ایوب خان
की फौजी आमरीत में 8 बरस तक वो वजीर रहे। इस तरह मुल्क के सियासी खेल से मुकम्मल तौर पर आगाह थे। सानिया मुल्क में एक बड़ा सियासी खला मौजूद था कि अयूब खान ने मगरबी पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातों को कुचल कर रख दिया था। तालसन इंतहाई मुनज़्ज़म बाएं बाजू ने भुट्टो का साथ दिया। मेरा मसला ये था कि साफ सुथरे लोगों पर मुश्तमिल एक पार्टी किस तरह कायम करूं जिनके पास सियासी जिद्दोजहद के लिए वक्त हो और सरमाया भी। मुझे एक और मसले का भी सामना था। अब मैं एक शादीशुदा शख्स और जमाना खुद एक ऐसे माहौल और सकाफत के साथ हम आहंग होने की जिद्दोजहद कर रही थी जो इसके लिए बिल्कुल अजनबी थे। अगर मैं अपना तमाम वक्त सियासत और हस्पताल को चलाने पर सर्फ कर देता तो मैं अपनी अज़दवाजी जिम्मेदारियों से किस तरह इंसाफ कर पाता। हमने इस मौजू पर तवील बहस मुबाहसा किया। ये बात वाज़ेह हो चुकी थी कि इसके अलावा कोई चारा न था कि पाकिस्तान के संजीदा लोग सियासत में मौसर किरदार अदा करें। बसूरत दीगर हमारे सियासतदान इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर डालेंगे। कायदे-ए-आज़म के बाद हमारी सियासी क़यादत इखलाकी ज़वाल की जानिब गामज़न रही। पूरी दुनिया में पेशावर सियासतदानों को नापसंद किया जाता है, मगर पाकिस्तान में दूसरे तरक्की पजीर मुल्कों की तरह वो मुजरिम जाने जाते हैं। इसकी ठोस वजूहात हैं। मेरे लिए ये बात बड़ी हैरान कुन थी कि इस मुल्क में खाने की मेज पर होने वाली हर गुफ्तगू में पाकिस्तान को बर्बाद करने वाले इन लीडरों को बुरा भला तो कहा जाता है, पर कोई भी इस हवाले से अमली इक़दामात पर तैयार नहीं। मतमूल तबकात से ताल्लुक रखने वाले लोग कनाडा का पासपोर्ट या अमरीकी ग्रीन कार्ड हासिल करने की फिक्र में रहते हैं। उनके अंदर गैरत और जुर्रत नहीं है कि वो अपनी आरामदेह जिंदगियां त्याग कर करप्ट सियासतदानों का मुकाबला करें। इस्लामाबाद में ये मनाजर आम है कि अशराफिया से ताल्लुक रखने वाले ये लोग निजी महफिलों में सियासतदानों पर लान तान करते हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी में अवामी तकरीबात में उनके तलबे चाटने लगते हैं। जब 25 अप्रैल 1996 को मैंने अपनी जमात तहरीक-ए-इंसाफ के क़याम का ऐलान किया तो उसी दिन मेरे दिल से मौत का खौफ निकल गया। मैं इस बात से आगाह था कि सियासत में मुझे क्या करना है। जिस किसी ने सियासी माफिया पर हाथ डाला पहले ही उसे तैयार पाया। उनका नजरिया इस बारे में ये है कि अगर कोई उनके लिए खतरा बने तो उसे खरीद लो या खत्म कर दो। मैं और मेरी पार्टी के बानी अरकान ने एक ऐसी वसील बुनियाद तहरीक बर्पा की जो मुल्क में तब्दीली लाने पर तुली थी। हमारा मकसद एक आज़ाद माशरे की तश्कील है जिसमें खुद मुख्तार अदलिया को बुनियादी हैसियत हासिल होगी। इस्लामाबाद में अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किसी ने सियासत में मेरी नातजुर्बाकारी का सवाल उठाया। मुझे एतराफ़ करना पड़ा, मगर साथ ही मैंने ये भी कहा कि मुझे मुल्की वसाइल की लूट मार का भी कोई तजुर्बा नहीं। मैंने हमेशा बड़े मकासद को ज़हन में रखा, लेकिन ये भी सच है कि बेसरो सामानी का मुझे सामना था। इस मैदान में मेरी आमद बिल्कुल वैसी है जैसे मैंने पहली मर्तबा दूसरों को तैराकी करते देखा हो। मौसम गर्मा में छुट्टी के एक दिन मेरे कज़न मुझे अपने साथ एचएसएन कॉलेज के स्विमिंग पूल पर ले गए। मेरी उम्र इस वक्त 4 साल थी और मैंने ज़िंदगी में पहली मर्तबा नहाने का तालाब देखा था। मैं देख सकता था कि लोग पानी में इधर से उधर तैर रहे हैं। मैंने सोचा यकीनन पानी ज़्यादा गहरा नहीं। अपने कपड़े उतारकर सीधा पानी में कूद गया। गिरते ही मैं सीधा तालाब की तह में जा पहुंचा। चंद ही दिनों में मैं तैराकी सीख चुका था। सियासत भी बिल्कुल ऐसा ही तजुर्बा है। वो मेरे लिए सीखने का अरसा काफ़ी तवील रहा। मुझे सिखाने वाला कोई ना था। किसी तजुर्बाकार उस्ताद की रहनुमाई मुझे हासिल न थी और मैंने बहुत सी गलतियाँ कर डाली। ना जमायमा और ना ही मैं खुद पूरी तरह समझ पा रहे थे कि मेरी वजह से हम कैसी सूरत हाल से दो चार हुए। इस मौजू पर हमारे दरमियान बहस के बावजूद हमें इस बात का कोई अंदाजा न था कि हमारी निजी जिंदगी किस कदर दबाव का शिकार होने वाली है। मेरे पास अपने खानदान के लिए जरा सा वक्त भी बाकी न बचा था। अगले 1.5 महीने तक मुझे दिन रात बेशुमार लोगों से मुलाकातें करना पड़ी। फिर मुझे मुल्क के तमाम सूबों में पार्टी रहनुमाओं की तकर्री के लिए मुसलसल सफ़र करना पड़ा। हम जहाँ पहुँचे हमें मस्बत जवाब मिला, मगर हमें इस बात की कोई समझ न थी कि हालात को अपने हक में किस तरह इस्तेमाल किया जाए। पार्टी के बानी अरकान भी सियासत में इतने ही नातजुर्बाकार थे जितना कि मैं खुद। इमरान खान की नई पार्टी और उसका सफ़र, इसको हम यहाँ पर अभी रोकते हैं। अगले हफ्ते इसको जारी रखेंगे। लेकिन इस बाब से कुछ ये पता चला, आप में से बहुत से लोगों ने सोचा होगा ज़रूर लाजमी कि बहुत से लोगों ने पाकिस्तान में कोशिश अपनी तरफ से की। आम लोगों की बात हो रही है जो कि बहुत नाला है सिस्टम से और चेंज करना चाहते हैं, लेकिन बड़े आराम से कहते हैं कि नहीं, इन लोगों ने सुधरना नहीं है और ये बस ख़त्म हो जाता है वहाँ। और आपके दिल में भी मेरी तरह ख्याल आया होगा कि इमरान खान ने अपना सब कुछ दाव पे लगा दिया है, तो
آیا اس کو پتا ہے کہ اس کو کیسا کوئی رسپانس ملے گا، لوگ اس کے لیے اٹھیں گے بھی کہ نہیں اٹھیں گے؟ تو یہاں پڑھ کر پتا چلا کہ یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس نے پھر بھی اپنی زندگی کا ہر حصہ داؤ پر لگا دیا پاکستان کو آزاد کرنے کے لیے، جس کو حقیقی آزادی بولتے ہیں، جس کو بہت سے لوگوں نے یا تو سمجھنے سے انکار کر دیا یا واقعی میں سمجھتے نہیں ہیں۔ خیر، اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے dildarpakistan@hotmail.com۔ Until next time, take care. God bless. اللہ حافظ۔